विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट सेकेंड के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का साहित्य का अध्ययन किया और उसी क्रम में आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि आदिकाल की क्या विशेषताएं उभर कर के आती है, कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो आदिकाल का प्रतिनिधित्व करती है। आदिकाल नामकरण की दृष्टि से विवादास्पद है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ये काल अनेक विरोधी तथ्यों से परिपूर्ण है और इसी कारण से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को व्याघातों से परिपूर्ण कहा है। फिर भी इस काल में जो साहित्य अर्थात काव्य रचे गए हैं वे अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। तो आज हम बात करते हैं आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। पहला बिंदु है युद्धों का चित्रोपम वर्णन या युद्ध वर्णन में सजीवता। आदिकालीन साहित्यकार रण क्षेत्र में भी जाते थे, इसलिए चारण कवियों के युद्ध वर्णन बड़े सजीव लगते हैं। उनके काव्यों में घोड़ों की टाप, हाथियों की सिंगाड़, वीरों का सिंहनाद तथा तलवार की झंझनाहट के अनेक बिंब उपस्थित किए गए। युद्ध कौशल और युद्ध के दृश्यों के चित्रण में ये काव्य इतने संपूर्ण हैं कि इस क्षेत्र में इनकी स्पर्धा करने वाले अन्य काव्य दिखाई नहीं देते। युद्धों की विभीषिका, शस्त्र झंकार, वीरों का उत्साह, गति, त्वरा, ओज, रक्तपात और युद्ध कौशल का ऐसा बिंबग्राही चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। इसका कारण यह है कि इन काव्यों के रचयिता प्राय चारण कवि थे। ये चारण कवि केवल कलम के ही सिपाही नहीं थे बल्कि तलवार के भी धनी थे। वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने में तो सिद्धहस्त थे ही, वीर काव्य के द्वारा उन्हें युद्ध में जाने की प्रेरणा भी देते थे और स्वयं भी तलवार हाथ में लेकर युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करते थे। युद्ध उत्साह के लिए उल्लेख किया गया है 12 बरस लो कूकर जिए और 13 लो जिए, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पद प्रकट करता है कि तत्कालीन समय के चारण कवि अपने आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि तत्कालीन काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया। दूसरी विशेषता है वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय। आदिकालीन काव्य में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर निरूपण दिखाई देता है। अधिकतर युद्ध किसी न किसी सुंदरी स्त्री को लेकर ही लड़े गए हैं, अतः उद्दीपन रूप में श्रृंगार का मनोहर चित्रण इस काव्य धारा में हुआ है। उस समय राजपूत जाति युद्ध को अपना धर्म समझती थी। उस समय ये प्रचलित था कि 12 बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस तरह हम देखते हैं कि तत्कालीन साहित्य में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी अनोखा चित्रण हमें देखने को मिलता है। वीर रस में तो सर्वत्र युद्ध उत्साह से सजे वीरों की स्तुतियां होती थी। राज्य प्राप्ति और विस्तार के लिए भी युद्ध किए गए, किंतु नारी के कारण भी इस काल में अनेक राजाओं ने युद्ध किए। नारी की पायल के साथ वीरों की तलवारें झनकार करती थी। नारी के सौंदर्य चित्रण, उनका नक्शेवत वर्णन और
वासना का अंकन कवियों ने मानसल दृष्टि से किया है। इस तरह हम ये देखते हैं कि तत्कालीन समय में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी समन्वय हुआ है। कल्पना का आधिक्य। तत्कालीन समय में जो साहित्य लिखा गया उसमें कल्पना की अधिकता है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कहने का आशय यह है कि आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का निर्वाह कम हुआ है। चारण लोग अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में उनका युद्ध ऐसे राजाओं के साथ भी बता देते थे जो उनके समकालीन नहीं थे। इससे ये प्रकट होता है कि ऐतिहासिकता का अभाव आता है। वैसे हम ये देखते हैं कि रासो ग्रंथों में जिन ऐतिहासिक महापुरुषों और घटनाओं का उल्लेख किया है वह वर्णन हमारे इतिहास से मेल नहीं खाता। इन काव्यों में जो सन, संवत या तिथियां दी गई है वे भी इतिहास में उपलब्ध तिथियों से भिन्न हैं। इतिहास के नामों का स्वेच्छापूर्वक अनर्गल प्रयोग किया गया, इसलिए उनकी सच्चाई और ऐतिहासिकता विवाद के घेरे में आ खड़ी हुई है। ऐतिहासिक विषय को काव्य की विषय वस्तु बनाने के लिए जिस सावधानी और विशेष इतिहास दृष्टि की अपेक्षा होती है वह इन कवियों को प्राप्त नहीं थी। समस्त प्रकार के कथानक और विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में लोग स्वीकृत विश्वासों पर भी इन कवियों ने आघात किया है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण की है कि ये अविश्वसनीय और अलौकिक दिखाई देते हैं। कहने का भाव यह है कि कल्पना की अधिकता है और इस कल्पना की अधिकता को प्रस्तुत करने के लिए तत्कालीन कवियों ने इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। इतिहास से भी घटनाओं का मेल नहीं होता है। संकुचित राष्ट्रीयता। उस समय के जब हम स्थिति देखते हैं तो आदिकाल में शासक केवल अपने सीमित क्षेत्र को ही राष्ट्र मानते थे और उसी के बारे में सोचा करते थे। दिल्ली के राजा को आबू के राजा से कोई मतलब नहीं था। चारण भी इसी तरह संकीर्ण राष्ट्रीयता से प्रभावित थे, अतः उनके काव्य में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं मिलता है और हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था और इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अभाव के कारण ही आपस में फूट थी और इस फूट के कारण विदेशी आक्रांताओं ने इसका लाभ उठाया और लाभ उठा करके हमारे ऊपर शासन किया। इस तरह हम देखते हैं कि आदिकाल के रासो काव्यों से इसी संकुचित राष्ट्रीयता का बोध होता है। जन जीवन का अभाव। कहने का भाव है जनता से दूर सामंतों का साहित्य। आदिकालीन साहित्य में केवल युद्ध व श्रृंगार का ही वर्णन है। उस समय जनता की सामाजिक दशा व उनके जीवन मूल्य कैसे थे इनसे उनको कोई सरोकार नहीं था। कहने का भाव यह है कि तत्कालीन कवियों ने जनता की सामाजिक दशा व उनके जीवन मूल्यों का किसी तरह का कोई चित्र नहीं किया। किस तरह की परंपराएं व आस्थाएं प्रचलित थी ऐसा कुछ भी उस साहित्य में नहीं मिलता है। आदिकालीन साहित्य को इसलिए तत्कालीन समाज का दर्पण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह उसमें जन जीवन का अभाव था और ये साहित्य जन जीवन से दूर सामंतों का साहित्य कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में जन जीवन का अभाव था। रासो काव्य का सृजन। रासो काव्य का सृजन उस समय के का अधिकांश रचनाएं रासो परंपरा की है, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, ये परमाल रासो, ये सभी रचनाएं रासो काव्य परंपरा की है। इन रासो काव्यों में चमत्कार, शौर्य, इतिहास, कल्पना और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य मिलता है और हम ये देखते हैं
कि तत्कालीन समय में अधिकांश रचनाएं रासो परंपरा में लिखी गई है और ये रासो परंपरा जो उसकी व्युत्पत्ति है, गारसाद तासी ने रासो का संबंध राजसूय यज्ञ से किया है। रासक शब्द की ध्वनि, क्रीड़ा, गर्जन, विलास आदि अनेक अर्थ होते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से स्वीकार की है। कुछ लोग इसे रहस्य शब्द से मानते हैं और कुछ विद्वान इस शब्द का अर्थ राजस्थान और ब्रज भाषा के रासो शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ लड़ाई झगड़ा होता है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। आदिकालीन रासो ग्रंथों में छंद क्रांति के अतिरिक्त कथा कहने की भी कुछ शिल्प पद्धतियां प्रस्तुत की गई। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की कथानक रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। सुख, दूती, देवी शक्तियां आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे। ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती है। संस्कृत साहित्य भी इनसे अछूता नहीं रहा, अतः हिंदी के समकालीन साहित्य में इनका प्रयोग काव्य रचना की ही एक परंपरा का अंग है। इन रूढ़ियों में संवाद शैली महत्वपूर्ण रूढ़ि, संवाद की रूढ़ि को अपनाया गया है। डिंगल भाषा। चारण कवियों ने साहित्य रचना डिंगल भाषा में की है। डिंगल उस समय साहित्यिक राजस्थानी जी जो कि वीर रस के पूर्ण रूपेण अनुकूल थी। इस भाषा में संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, फारसी, अरबी आदि के भी शब्द थे। तो वीर रस से पूर्ण साहित्य सृजन करने के लिए तत्कालीन समय में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। काव्य रूप, प्रबंध और मुक्तक। रासो काव्य प्राय दो शैलियों में प्रस्तुत किए गए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्यों की श्रेणी में खुमान रासो, अमीर रासो, पृथ्वीराज रासो तथा मुक्तक की श्रेणी रासो और परमाल रासो आदि उल्लेखनीय है। आदिकाल में गद्य काव्य तथा दृश्य काव्य का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। परमाल रासो में वीर गीत है जो मुक्तक काव्य के ही अंतर्गत आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य दो रूपों में है, एक प्रबंध रूप में और दूसरा मुक्तक रूप में। छंद एवं अलंकार विधान। आदिकालीन साहित्य में अधिकांशतः छपाय, रोला, दोहा, तोमर, तोटक, गाथा, गाहा, उलाला आदि छंदों का प्रयोग हुआ। चंद वरदाई का पृथ्वीराज रासो तो छंदों का अजायब घर लगता है। चारण काव्य में अलंकारों का भी चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं अलंकारों की सहजता मिलती है तो कई जगह उनका काव्य अलंकारों से बोझिल भी लगता है। उनमें छेपक बहुत जुड़ गए। इसके अतिरिक्त खुमान रासो का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। बीसल देव रासो पृथ्वीकाल की रचना सिद्ध हो गई है। इनमें जिन घटनाओं का वर्णन मिलता है उनमें भी काल विपर्य है। इस प्रकार हिंदी का आदिकालीन साहित्य ऊपर लिखे अनेक कारणों से वे ऊपर जो प्रस्तुत किए गए हैं उन कारणों से विशिष्ट बना हुआ है। ये कुछ विशेषताएं थी जो हमारे आदिकाल की विशेषताओं को प्रकट करती है। धन्यवाद।